Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. तो आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट? कंट्रोल सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, ये मेरा सिलेबस है इसका गेट का, एंड ये किसका है? IAS का। तो हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, सब्जेक्ट को 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ये 5 टॉपिक हैं, मेन टॉपिक हैं। उसके अंदर इसके सब टॉपिक भी आएंगे जिसमें कि पूरा इन दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो, इससे देख लेते हैं जो मेरे 5 मेन टॉपिक हैं उनसे गेट में कितने मार्क्स का आता है। तो जैसे ट्रांसफर फंक्शन और ब्लॉक डायग्राम हो गया, इससे मेरा 1 और 2 मार्क्स का गेट में जरूर आता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमेशा आता है, 1 और 2 मार्क्स का आने वाला है इससे भी। तो क्या है? ट्रांसफर फंक्शन है ब्लॉक डायग्राम से। अब टाइम डोमेन है। टाइम डोमेन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक हो गए? 2 सब टॉपिक उसके, एक मेरा ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट। इससे जो आता है टाइम डोमेन से 2 to 4 मार्क्स का आने वाला है, यानी कि 2 से 4 नंबर का टाइम डोमेन से आएगा। स्टेबिलिटी मेरा मेन है। स्टेबिलिटी को तो आप इंपॉर्टेंट समझ लो कि इसको पढ़े बिना तो जाना ही नहीं है एग्जाम देने। तो स्टेबिलिटी में क्या क्या है? तो स्टेबिलिटी कितने 2 टाइप से निकालेंगे। एक तो पहले कौन सा है? टाइम डोमेन एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन के अंदर 2 आएंगे मेरे, रूट लोकस एंड राउथ हॉर्विट्ज। और फ्रीक्वेंसी के अंदर भी मेरा 2 आ जाएगा, बॉडी प्लॉट एंड नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी। जो कहाँ है? ये है नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी, यहाँ पर है, एंड राउथ हॉर्विट्ज जो कि मेरा टाइम रिस्पॉन्स में आ रहा है। तो स्टेबिलिटी से हमेशा 4 मार्क्स का आता है आपका गेट में एवरी ईयर। 4 मार्क्स से ज़्यादा ही हो जाएगा, 4 मार्क्स से कम कभी नहीं आया है। तो स्टेबिलिटी तो आपका मेन है, और स्टेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए कि ये ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, टाइम डोमेन उसका कैसा रहता है, उसके बाद ही आप स्टेबिलिटी पढ़ पाएंगे। तो स्टेबिलिटी मेरा मेन है, इसका कोर है। अगर इसको पढ़ के नहीं गए आप लोग तो कोई मतलब नहीं है एग्जाम देने से गेट का। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा स्टेबिलिटी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग कंपेंसेटर एंड कंट्रोलर पे। तो इसमें कितने के मार्क्स का आता है गेट? इसमें एवरी ईयर तो नहीं आता है कंपेंसेटर एंड कंट्रोलर से, लेकिन हाँ 1 और 2 मार्क्स का ऑलमोस्ट आता है। कभी कभी 2-3 साल में एक आध बार आ जाता है कंपेंसेटर एंड कंट्रोलर से। कंपेंसेटर कंट्रोलर अकेला नहीं आएगा, कभी भी पूछ लेगा आपको। इसको टाइम फ्लो, टाइम डोमेन या ट्रांसफर फंक्शन के साथ मिक्स करके दे देगा दोनों टॉपिक को, फिर आपको न्यूमेरिकल बना देगा, उससे पूछेगा कि इसका आंसर दो। और फिर आपका आएगा स्टडी स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस हमेशा 4 मार्क्स या 2 मार्क्स का आने वाला है आपका एवरी ईयर, तो इसको जरूर पढ़ लेना। स्टेट स्पेस एनालिसिस से आपका 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का आने वाला है। अब ये देखो, इसका मेरा टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि गेट का सिलेबस तो खत्म। बेसिक कंट्रोल सिस्टम, कंपोनेंट, फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन, ये पहली लाइन में खत्म हो गया। सेकंड क्या है? सिग्नल फ्लो ग्राफ, ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट। तो टाइम डोमेन में क्या आएगा मेरा? ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट दोनों पढ़ रहे हैं हम लोग टाइम डोमेन में। और उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी उसी में आ जाएगा। ये फिर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं, तो स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाएगा, स्टेबिलिटी के अंदर, और रूल लोकस वगैरह पूरा उसी के अंदर। और ये लैग लीड एंड लैग लीड कंपेंसेटर, ये हम कंपेंसेटर और कंट्रोलर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद स्टेट वेरिएबल मॉडल, वो स्टेट स्पेस एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। अब इसकी बुक्स, अगर किसी को बुक के थ्रू पढ़ना है, बुक्स के न्यूमेरिकल लगाने हैं, तो सबसे पहले तो जो कंट्रोल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग की नागराथन गोपाल, वो बेस्ट बुक है। अगर आप उससे पढ़ लोगे, उसके न्यूमेरिकल लगा लोगे, तो गेट के न्यूमेरिकल आपके ऑलरेडी हो ही जाएंगे। और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, तो आप वीडियो देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गेट में कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और आईएएस के लिए अगर आपको तैयारी करना है, तो आईएएस के लिए जो बुक है वो बीसी कुओ है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बाय बीसी कुओ। तो वो आप लोग बुक उससे पढ़ सकते हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नागराथन गोपाल बेस्ट है, आप उससे कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, जो हमने सिलेबस अभी डिस्कस कर लिया और देखा कि कितने मार्क्स का कौन से टॉपिक से आता है। तो मेरा ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स गेट में एवरी ईयर आता है कंट्रोल सिस्टम से। तो कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़रूरी है गेट के लिए, और बहुत इजी टॉपिक है, इजी सब्जेक्ट है। अगर आप कंट्रोल सिस्टम अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको डेफिनेटली मैथमेटिक्स एंड सिग्नल सिस्टम में बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम। जैसे ये ट्रांसफर फंक्शन दे दिया किसी एक मॉडल का, एक मॉडल है मेरा, सिस्टम है, उसका कोई ट्रांसफर फंक्शन बना दिया। ट्रांसफर फंक्शन यानी कि आउटपुट बाय इनपुट का रेशो।
जो हम मैथमेटिक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन? आउटपुट बाय इनपुट। तो इसका ये रिस्पॉन्स आ रहा है मेरा ट्रांसफर फंक्शन का। ट्रांसफर फंक्शन ये आया, एस की पावर कितना है 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाप्लास में, ऑर्डर कितना होता है 1। ये ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन। तो क्या हो गया ये स्टोरेज लोकेशन। और क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। ये हम लोग गेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग में। तो ये बेसिक्स है इसका, नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट एंड नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। अब ये ऑर्डर कैसे पता चला? ऑर्डर ये होता है जो एस की पावर है मैक्सिमम, वो क्या हो गया मेरा ऑर्डर हो गया। तो एस की पावर कितना है 1 है, इसमें 1/s+2 है, तो एस की पावर 1। तो ऑर्डर 1 मतलब नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन कितना हो गया 1, एंड नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट कितना हो गया 1 टाउ। और टाउ क्या हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एस का जो कोएफिशिएंट रहता है वो टाइम कांस्टेंट रहता है। तो ये टाउ कितना है 1। ये हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों का अभी। अगर ये दो नेटवर्क मुझे दिए हुए हैं और इनका मुझे ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है, क्या होगा? V0/V1 का वैल्यू, V0/V1 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और इसका क्या हो जाएगा? V0/V1 का वैल्यू 1/CS डिवाइडेड बाय 1/CS प्लस R। तो ये क्या हो जाएगा 1/RCS प्लस 1। अब ये देखो, इसमें S है क्या कोई? S नहीं है ना, ये तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि R मेरा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो S की पावर कितना हुआ 0 हुआ, कुछ नहीं है, यानी कि कितना ऑर्डर हुआ? ये 0 ऑर्डर हुआ। 0 ऑर्डर हुआ तो क्या होगा? नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट कितने हुए? स्टोरेज लोकेशन 0 और नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट भी 0। अब इसके अंदर देखो S की पावर कितना है 1, तो ये क्या हुआ? ऑर्डर इसका 1 हो गया। एंड टाइम कांस्टेंट कितना होगा 1, उसका वैल्यू क्या होगा RC, क्योंकि S के मल्टीप्लाई में जो होता है वो RC हो जाएगा टाइम कांस्टेंट। और स्टोरेज एलिमेंट कितना? स्टोरेज लोकेशन भी 1, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सिस्टम की और कंट्रोल की? देखो सिस्टम क्या है मेरा, सिस्टम के केस में आउटपुट डिजायर्ड भी हो सकता है और नॉट डिजायर्ड हो सकता है। और कंट्रोल्ड सिस्टम के केस में क्या होगा? आउटपुट मेरा डिजायर्ड होगा। डिजायर्ड मीन्स एज रिक्वायर्ड। एज रिक्वायर्ड सिस्टम क्या है मेरा? जैसे मान लो एक फैन है, सीलिंग फैन है घर का, उसका वो चल रहा है, लाइट ऑन हुआ और वो पावर बटन चालू किया फैन का, और फैन चालू हो गया। फैन चालू हो गया, फैन चालू होने के बाद वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। अगर मुझे उसकी स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो मैं सिस्टम में नहीं कर पाऊंगा। यानी कि क्या हो गया इसका एग्जांपल? फैन विदाउट रेगुलेटर। अगर उसी फैन में मैं रेगुलेटर लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा? कंट्रोल सिस्टम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि मैं उसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी कि क्या हुआ, जो फैन हो जाएगा उसका, फैन का आउटपुट स्पीड, आउटपुट क्या है उसका? फैन की स्पीड को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यही तो मेरा हो गया कि मैं आउटपुट को कंट्रोल कर पाऊँ, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यानी कि मुझे अगर सर्दी लग रही है तो मैं फैन की स्पीड बढ़ा दूँ, और मुझे अगर गर्मी लग रही है तो फैन की स्पीड कम कर दूँ, तो मेरे हिसाब से कंट्रोल हो गया। तो फैन विथ रेगुलेटर ये कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, और फैन विदाउट रेगुलेटर ये सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। तो मेरा सिस्टम का डेफिनेशन क्या हो गया? अ सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट arranged in such a way that it gives the proper output to given input. The proper output may or may not be desired output. यानी कि क्या हुआ कि एक सिस्टम क्या है मेरा, फिजिकल कंपोनेंट को इस टाइप से अरेंज किया है कि कोई इनपुट अप्लाई करने पे वो एक डिजायर्ड एक आउटपुट देता है। अब जो आउटपुट दे रहा है वो मेरा डिजायर्ड है या नहीं है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है सिस्टम पे। तो वो क्या हो गया, मेरा डिजायर्ड भी हो सकता है और नॉट, जो मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी हो सकता है। तो ये मेरा सिस्टम का डेफिनेशन हो गया। और कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जो अरेंज किया है फिजिकल कंपोनेंट को इन सच अ वे कि मेरा जो आउटपुट है वो डिजायर्ड है मेरे लिए, तो वो मेरा कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन हो जाएगा। अब हमने क्या डेफिनेशन पढ़ ली सिस्टम की एंड कंट्रोल सिस्टम की। अब हमारा क्या है टॉपिक, सब्जेक्ट क्या है? कंट्रोल सिस्टम। तो हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ने वाले हैं पूरा। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या है, कितने टाइप के होते हैं कंट्रोल सिस्टम? एक मेरा ओपन लूप और एक मेरा क्लोज लूप। अब ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या डिफरेंस है? ओपन लूप मीन्स मैनुअली, यानी कि ये मैनुअली ड्रिवन है, और ये क्लोज लूप मीन्स ऑटोमेटिक।
इसका क्लोज लूप का क्या एग्जांपल हो गया मेरा, जैसे मेरा एसी चल रहा है, एसी को हम लोग ऑटो मोड पे कर देते हैं ना, एक टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया कि इतना मेरा टेम्परेचर मेरा 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उसका फैन का स्पीड उसको कंट्रोल कर लेगा और टेम्परेचर को कितना 24 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखेगा। तो मेरा आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट क्या है, डिजायर्ड मेरा है कि मेरा रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री हो जाए, तो वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम करेगा। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे करेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, तो ओपन लूप को नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली सब कुछ करना पड़ेगा, मैनुअली उसका फैन का स्पीड करना पड़ेगा, और फिर वो मेरा 24 डिग्री रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा। तो ये बेसिक हो गया मेरा कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है क्या होता है, एंड सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के डायग्राम्स कैसे हैं, दोनों क्या क्या, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।